और उसका एहसास आप खुद भी कर सकते हैं और चेहरे पर अनायास ही हंसी सी आ जाती है। उनकी 4 लाइनें इतनी प्रसिद्ध हैं कि कविताओं के बीच में वो कहते रहते हैं, 4 लाइनें सुना रिया हूँ। इस अजीब सी आवाज अंदाज पर काफी श्रोता फिदा हो जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उनके जीवन की कुछ अनछुए पल और उनकी इस खास बातचीत को। हर समय जल्दबाजी में होता है और अभी चुनाव भी आ रहे हैं। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो फिर लड़कर जीतने की क्या जरूरत। सुरेंद्र शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी हिंदी समझने वालों को अपनी कविताओं से हंसाते हंसाते लोटपोट करा दिया है। सुरेंद्र शर्मा एक महाहास्य कवि हैं, जिन्हें पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। अपने हरियाणवी लहजे में जब अपनी कविताओं का पठन करते हैं तो एक अलग ही अपनापन का एहसास दिला जाते हैं और चेहरे पर अनायास ही हंसी आ जाती है। उनकी 4 लाइनें इतनी प्रसिद्ध हैं कि कविताओं के बीच में वो कहते रहते हैं, 4 लाइना सुना दियो हैं। 4 लाइन सुना रियो हूँ, घराड़ी कह रही है ए जी सुनी है कि थे कनाडा जा रही हो, पर मैं भी थारे साथ जाऊंगी। मैं बोलो बेड़ो ही गरक होवे गो। अरे कोई 5 स्टार होटल में जावे तो घर से बासी परांठा बांध कर थोड़ी लावे गो। इस अजब सी आवाज अंदाज पर काफी श्रोता फिदा हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि जो जिस क्षेत्र में पढ़ा हो उसी क्षेत्र में आगे भी करे। बच्चन जी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, फिराक साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े कवि और शायर बने। कला का और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता उससे। वैसे देखा जाए तो अनपढ़ लोगों ने कविताएं लिखी और पढ़े लिखे लोगों ने उन पर पीएचडी की है। जितनी भी मैक्सिमम पीएचडी इस देश में हुई हैं वो उन कवियों पर हुई हैं जो एक दिन स्कूल नहीं गए। चाहे वो नानक समझ लो, मीरा समझ लो, कबीर समझ लो, राशिद खान समझ लो, रहीम जी समझ लो। मतलब ऐसे सैकड़ों कवियों को मैं बता सकता हूँ जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा। और कला से वाणिज्य, वाणिज्य से कला, तो आपका तो मतलब ये है कि जो आदमी डायबिटिक हो वो हलवाई की दुकान नहीं खोल सकता क्या? अगर डायबिटीज आदमी हलवाई की दुकान खोल सकता है तो एक वाणिज्य का बीकॉम एमकॉम व्यक्ति भी कविता के क्षेत्र में जा सकता है। मैं हरियाणा के एक गांव नांगल चौधरी में पैदा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में है, और वो राजस्थान के कोटपुतली के पास लगते हुए राजस्थान बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसमें राजस्थानी का भी प्रभाव है और हरियाणवी का भी प्रभाव है। जैसे आप भरतपुर साइड में चले जाएं तो वहाँ पर ब्रिज का प्रभाव होता है। जो जगह बॉर्डर पर होती हैं उसमें साथ वाले राज्य की भाषा का, उनकी संस्कृति का, उनके संस्कारों का पूरा प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दें कि सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजकीय भाषा में संस्कृति संस्कार का प्रभाव पड़ता है, तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व के साथ।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। दर्शकों, सुरेंद्र शर्मा का ये कहना है कि मैं अपने कविता के माध्यम से कह सकूं वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। और कुछ पंक्तियां हैं जो उनके काफी करीब हैं और आपको वो पंक्तियां भी हम सुनाए देते हैं। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहे। मंदिर मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी इसमें मेरे भारत की। जी हाँ, ये लाइनें दिल को छू जाती हैं। सुरेंद्र जी अपने क्षणिक मजाक के लिए भी जाने जाते हैं। वो प्रस्तुत करते वक्त काफी हाजिर जवाबी हैं। अपनी हास्य कविताएं बोलने के बाद भी हंसते नहीं हैं और उनका चेहरा बिल्कुल सीधा का सीधा वैसा ही रहता है, जैसा कुछ अलग हुआ ही ना हो। ने गाड़ी से पूछा भी क्या कर रहा, बोले फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैं इसमें तो बड़ा मुनाफा होगा, बोले नहीं घर का ही बेच रहा हूँ। ये उनका गुण ही है जिस पर लोग उनके इस अलग अंदाज पर हंस पड़ते हैं। मैं कई देशों की यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन यादगार पल तो रहे हैं कई, लेकिन कुछ ऐसे भी पीड़ादायक पल भी रहे हैं, जिसमें मैं हांगकांग में एक प्रोग्राम में गया था और उस समय मेरे से 2-3 सीनियर पोएट भी मेरे साथ थे, हास्य रस के थे। जिस होटल में रुके थे वहां पर अधिकांश कवि पान पराग, पान मसाला और तंबाकू खाते हैं या फिर पान और तंबाकू खाते हैं, तो वॉश बेसिन में थूक देते थे। तो नीचे से मैनेजर ने इन्फॉर्म किया कि कृपया अपना वो गंदा न करें, टॉयलेट्स जो हैं, हमें बड़ी दिक्कत होती। पर हमारे कवियों ने नहीं माना। मैं उन किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं जो चीज़ मुझे काफ़ी तकलीफ दे रही उस समय कई महीनों तक, हमारे एक कवि ने नाव की वहाँ पर थूका, क्योंकि वो पूरा जाम कर देता है और वो सीट गंदी भी कर देता है जहाँ आप हाथ धोते हैं। जो होटल के तौलिए थे या चद्दर थी, उनसे भी उन्होंने अपने मुंह पूंछ लिए या हाथ पोंछ लिए। वो सब चीज़ें गंदी हो गई। जब हम नीचे प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो गया और हम वापस लौट रहे थे, तो हमारे ऑर्गेनाइजर को कम से कम 25,000 रुपया, जो सामान हमने गंदा किया था, उनके तौलिए, चद्दर, उसको पेनल्टी भरनी पड़ी। और इससे भी बड़ी बात जो उसने कही कि आगे से कोई भी इंडियन को मैं अपने होटल में नहीं रुकाऊंगा। मुझे लगा कि हम उसकी चद्दर गंदी करके नहीं आए, बल्कि अपना मुल्क गंदा कर दिया उसके निगाहों में। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक हॉन्ट भी करती रही। और दिक्कत ये है कि इस बात का भी प्रभाव मेरे उन कवियों पर नहीं पड़ा जिन्होंने काम किया था। मैं वहाँ पर जाकर यही कहता हूँ भारतीयों से भी, जहाँ कहीं विदेश में जाता हूँ, मेरा एक मकसद होता है और वो मकसद ये रहता है कि मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि कृष्ण की 2 माँ थी, एक देवकी थी, एक यशोदा थी। भारत आपकी देवकी माँ है, जहाँ आप रह रहे हैं ये आपकी यशोदा माँ है, क्योंकि ये पालने वाली माँ है। कोई काम ऐसा मत करना कि इस माँ को तकलीफ हो कि मैंने इतने बढ़िया ढंग से मेरे बच्चों को पाला और उन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और कहीं उल्लेख ये भी कर देता हूं कि देखो, आप भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे, इस मुल्क में गंदगी करोगे तो ये मुल्क बदनाम होगा। तुम्हें अपने आप को तो बदनाम करने का हक बनता है,
लेकिन मुल्क को बदनाम करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। पहली बात तो मैं परेशान होता हूं तो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देता हूं ताकि उसका आनंद ले सकूं। और दूसरा मेरा मानना है कि सुख लोग व्यक्तिगत रख लेते हैं, दुख को सार्वजनिक कर देते हैं। होना ये चाहिए कि दुख आपका व्यक्तिगत होना चाहिए और सुख सार्वजनिक होना चाहिए। मैं किसी भी तकलीफ को तकलीफ इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ी तकलीफ नहीं है, उससे भी बड़ी तकलीफ में लोग आराम से जी रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ मुझे परेशानी पैदा करती। मुझे परेशानी तब पैदा करती है जब कोई भी स्थिति वो आती है जो मुल्क में को नुकसान पहुंचाती है, मुल्क के उस पर दिक्कत पैदा होती है, तब जाकर के मुझे तकलीफ पैदा होती है। और कोई चीज़ मुझे तकलीफ पैदा नहीं करती जब हम देश को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जब हमारे देश के नेता मुल्क के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, तब तकलीफ ज़्यादा होती है और उसका इलाज मेरे पास नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बेहतर ढंग से कविता के माध्यम से अपनी बात कह सकूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कविता सुनाते वक्त तो मैं कभी अपने ऊपर हंसी नहीं आई और उसकी एक ही वजह है कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। मैं मूर्खता की बातों पर नहीं हंसता हूँ। हाँ, दूसरों की मूर्खताओं पर मैं ज़रूर हंस लेता हूँ जब दूसरे लोग कभी कविता सुनाते हैं। अपने पर तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे हंसी आई हो। और आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के पद पर हैं। उन्होंने मानसरोवर के कौवे पुस्तक लिखी है जो व्यंग्य हास्य विषय पर है। उनका एक कार्यक्रम शर्मा जी से पूछो FM रेडियो पर भी काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा वो थोड़ी गंभीर लेखनी भी करते हैं। कुछ पंक्तियां जो उनके काफी करीब हैं। आज एक बार कहीं, आखिरी बार कहीं, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। मंदिर मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी है इसमें मेरे भारत की। अभी मैं हरियाणा साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ हूँ, उपाध्यक्ष हूँ उसमें, और हरियाणवी साहित्य और हास्य उसके ऊपर चाहता हूँ कि ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी हो सके और कुछ ऐसी कविता जो कि एक पूरे देश के अंदर किसी विषय के ऊपर जानी जाए। तो मेरा मानना है कि अगर एक कविता जो आपके हृदय को छू जाए वो आपको सालों तक आपको भी मन को ठीक रखती है और लोगों के मन को भी ठीक रखती है। एक सामाजिक अवेयरनेस, सामाजिक चेतना वो आनी बहुत ज़रूरी है देश में, क्योंकि नेशनलिटी से इस मुल्क को शुरू किया था हमने। जिस समय आज़ाद हुए 30-35 करोड़ लोग थे, 30-35 करोड़ भारतीय हो गए थे। आज दिक्कत ये है कि आदमियों की तो संख्या बढ़ती जा रही है और भारतीयों की संख्या घटती जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी कविता के माध्यम से अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जातियों में और अगड़ी जातियों में, पिछड़ी जातियों में जो बटे हुए लोग हैं वो भारतीयता की ओर मुड़े। भारतीयता को मोड़ने की बात तो बहुत बाद में आती है। हम सब व्यक्ति सिर्फ अपने से जुड़े हैं, ना अपने परिवार से जुड़े हैं, ना अपने समाज से जुड़े हैं। ये प्रक्रिया बहुत बड़ी कठिन काम है, लेकिन आदमी आदमी से जुड़ जाए, अपने परिवार से तो जुड़े, फिर समाज से जुड़े, तब जा कर के देश से जुड़ पाएगा। तो उस पर कुछ कविताओं का मैं प्रयास कर रहा हूँ और वो जल्दी लोगों के सामने आएंगी। कुछ मैंने लिखी भी है, ऐसी बात नहीं।
मैं युवाओं को, हास्य कवियों को क्या संदेश देता हूँ? मैं तो पूरे देश के लोगों को एक ही संदेश देना जो चाहता इस हूँ। क्षेत्र में आना चाहते हैं। हाँ, देखिए कि एक तो पूरे देश के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बचकर रहें। इन्होंने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अपने निर्णय खुद लें, अपनी पगडंडी खुद बनाएं। अगर आप अपनी पगडंडी खुद बनाएंगे तो आप नानक हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, गांधी हो सकते हैं, लेकिन दूसरों की पगडंडियों पर चलोगे तो सिर्फ उनके अनुयायी बनकर रह जाओगे। आपकी अपनी कोई खासियत पैदा नहीं होगी। दूसरे जो नए हास्य के कवि आए हैं उसमें अधिकांश इसलिए नहीं आए कि उनमें अंदर कोई हास्य लिखने की प्रतिभा है, भाई इसलिए आए कि इसमें पैसा है, पारिश्रमिक कवियों को मिल जाता है, इस वजह से है। और 80% तो किसी और का ही जो सुना रहे हैं उसी को अपना करके पढ़ देते हैं। कुछ लोग जो चुटकुले मैं आज से 60 साल पहले पढ़ता था, सुनता था, उसी को लेकर के कवि बन चुके हैं। तो ये जो बेवजह की खरपतवार है ये कम से कम होनी चाहिए। और कवि सम्मेलनों का भविष्य तभी उज्जवल रह सकता है जब उसमें जो गीत है उसको प्रधानता मिले, अच्छे गीतों को सुना जाए, अच्छी कविता को सुना जाए। मैं भी मंच पर जब जाता था तो गीत बीच में राजा की तरह से बैठता था और हास्य और वीर रस के कवि उनके साथ बैठते थे और हास्य रस का कवि कोने में एक प्यादे की तरह से बैठा रहता था। आज उल्टा हो गया है। आज हास्य रस का कवि बीच में राजा की तरह से बैठता है, वीर रस के कवि इसके साथ बैठते हैं और गीत बेचारा प्यादे की तरह मंच के एक कोने में रहता है। स्थिति ये ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा किया क्योंकि पहले जिंदगी में हास्य बहुत था तो गीत की प्रमुखता मानी जाती है। जिंदगी में जो चीज बहुत होती है उसका कोई महत्व तो नहीं रहता। जब हास्य बहुत था तो हम अच्छी कविताएं, करुण कविताएं, गीत सुनते थे। अब जब जिंदगी में करुणा आ गई तो हमें हास्य अच्छा लगने लगा। मैं चाहूंगा कि जिंदगी में हास्य लौटे ताकि कविता लौटे, गीत लौटे। एक ऐसा अवसर आए कि जब हम मंच पर प्यादों की तरह से बैठें और गीत राजा की तरह से बैठे, वो स्थिति ज़्यादा बेटर होगी। वो तो इसलिए बेटर होगी तब आम आदमी हंसी से भरपूर होगा, उसकी ज़िंदगी में हंसी रहेगी और जिसकी ज़िंदगी में हंसी रहेगी इससे बेहतर एक हास्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी कविता पत्नी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने कविता पाठ के माध्यम से दर्शकों को सुनाएं। देखो, पत्नी पर तो मेरे समझ में नहीं आया आप क्यों सुनना चाह रहे हैं, क्यों शादी के इतने साल बाद जब मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया तो लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे, मेरा आज तक समझ में नहीं आया। पर मैं कुछ अलग अलग 2-3-4 लाइन सुना देता हूँ जो अलग रस की हैं, हास्य रस की भी हैं। जैसे जब मैं शेर का शिकार करके घर लौटा, इसमें सोचने की बात नहीं है, शेर कोई पत्नी से ज़्यादा खूंखार नहीं होता, तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। 4 लाइन और हैं। इसमें मैंने अपने ढंग से एक बात कही है, मैंने अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कोई दे नहीं सकता और इतनी अच्छी शिक्षा को इतने बुरे ढंग से कोई ले भी नहीं सकता। मैंने कहा, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ,
कितनो अच्छो काम करियो हूँ। घराड़ी बोली मैं जाणू हूँ, थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो। अइया दशरथ बन के 3 घराड़ी लानो चाहो हो। और एक और है कि मैंने अपनी पत्नी की खूबसूरती के गुण गाए, लेकिन पत्नी जो है इस बात को भी बुरे ढंग से लेती। मैंने पत्नी से कहा, पत्नी जी मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ा में एक है। घराड़ी बोली बेवकूफ मुन्ना बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जावेगी। ये सब लिखा। और पर जिंदगी में कुछ ऐसा भी लिखा कि मैं कहता हूं कि भाई मंच पर किसी गरीब को तकलीफ मत देना, क्योंकि ईश्वर ने जिसको बनाया सब महत्वपूर्ण है। हकीकत में अमेरिका चले जाओ तो सभी भारतीय दुखी मिलेंगे, क्योंकि सबके पास पैसा है। कोई आकर सुबह ये नहीं कहता कि सेठ बड़ा भूखा हूं मुझे रोटी खिला दे। और हकीकत यही है, अमीरों की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। जिस दिन निहारना बंद कर देगी उनकी अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने स्तर से जब आप ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने स्तर से नीचे गिरोगे, चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रकृति हो, उसे खारा होना ही पड़ेगा। और 4 पंक्ति कहीं राजनीति पर, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बिचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। को नृप होए हमें ही हानि, हमें क्या हानि नहीं, राजा कोई भी होता है हमें ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। और मेरा मानना है कि ना मेरे लिए मेरा धर्म बड़ा है, ना मेरे लिए मेरी जाति बड़ी है, ना मेरे लिए मेरा प्रांत बड़ा है। जो मेरे लिए सबसे बड़ा है, कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर अपनी 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, और पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश का नेता समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि उस समस्या की वजह से वो नेता बनता है, और उस समस्या को हल नहीं करेगा, क्योंकि वो समस्या हल हुई तो उसकी नेतागिरी भी खत्म हो जाएगी। तब कहना चाहता हूं कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की
या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिर और मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। तो दर्शकों, ये थे सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपनी बात को बेबाक अंदाज में सुदर्शन न्यूज से साझा किया। और अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक आप हंसते रहें, हंसाते रहें, क्योंकि हंसना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और इसी के साथ जिंदगी के मजे लें। और हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।